नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रुद्रपुर में औद्योगिक विकास को नई उड़ान देने के उद्देश्य से आगामी 19 जुलाई को मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव एवं औद्योगिक विकास, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास विभाग के सचिव विनय शंकर पांडे तथा मंडलायुक्त दीपक रावत ने सोमवार को कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को 17 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में अब तक तीसरे चरण के अंतर्गत 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। निवेश उपलब्धियों को रेखांकित करने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह उत्सव आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश की मानी जानी औद्योगिक संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह और हाउस ऑफ हिमालय जैसे संगठनों की भव्य प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही उत्तराखंड में निवेश कर चुके प्रतिष्ठित उद्योगपतियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट उत्तराखंड सरकार का है। ये कार्यक्रम इंडस्ट्रीज विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप सभी को विदित है कि 2023 8-9 दिसंबर को हमारी एक UKGIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी और उसमें लगभग 3,56,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे। इसकी 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पहले हुई थी। फर्स्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की थी कार्यक्रम के दौरान, सेकंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। थर्ड और फाइनल इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है ये 19 तारीख को आयोजित हो रही है, जिसमें हम लोग ये माननीय गृह मंत्री जी के सामने तो प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे कि जो हमने MOU साइन किए थे उसके सापेक्ष रियल धरातल पर हमारा कितना निवेश उतरा है उसको हम लोगों के सामने लाएंगे। और माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम की सहमति प्राप्त हो चुकी है। 19 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद ये कार्यक्रम होगा। उसी की तैयारियों के सिलसिले में मैं यहाँ आया था देखने के लिए। हमारे साथ कमिश्नर कुमाऊ साहब भी हैं, DM US नगर, SSP साहब और इंडस्ट्रीज़ की पूरी टीम आई है और तैयारी पूरी संतोष। उत्तराखंड औद्योगिक निवेश के नई ऊंचाई तक पहुंचाने के उद्देश्य से 19 जुलाई को मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से सोमवार को राज्य के कृषि, कृषक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री तथा जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने जिला सभागार में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राज्य के औद्योगिक भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इसकी भव्यता व गरिमा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से 17 जुलाई तक पूरी कर ली जाएं। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड के औद्योगिक निवेश की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के उद्देश्य से 19 जुलाई को मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, इसी बीच महिला कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने दावा किया है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और जीत के पूरे आसार हैं। रौतेला ने कहा कि जिला अध्यक्षों से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठन को एक्टिव कर दिया गया है। पार्टी की ओर से बड़ी संख्या में महिलाएं चुनावी मैदान में उतरेंगी, जिन्हें महिला आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता अब भाजपा से पूरी तरह उब चुकी है और बदलाव की बयार साफ महसूस हो रही है, जिसका असर पंचायत चुनाव में साफ दिखेगा। जीत की पूरी संभावना है। पंचायत चुनाव में हमारे जिला अध्यक्ष हैं और कुछ ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही हैं। 50% महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसमें कई महिलाएं जो हमारे संगठन से हैं वो चुनाव लड़ रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के हालात इस प्रदेश में भाजपा सरकार ने करे हुए हैं, जो नाराजगी लोगों की है और जिस तरीके से लोगों को आज लग रहा है कि भाजपा की सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई उनको पूरा नहीं कर पाई, तो इसका जो पंचायत चुनाव है हम लोग भारी भरकम रूप से जीतने वाले हैं और इसका ये शुरुआत है 2027 की।
ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, पंचायत चुनाव में कांग्रेस किस रणनीति के तहत मैदान में उतरी है? देखिए, कांग्रेस इस समय उत्साहपूर्ण है। जो कांग्रेस लगातार जिस तरीके से हमला कर रही है सरकार पे, जिस तरीके से महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, इससे और साथ में कांग्रेस का इस समय साथ जो है कोर्ट ने भी दिया है। कोर्ट ने भी जो मामले कोर्ट में गए थे पंचायत चुनाव को लेकर, तो हर चुनाव पे ढंग से फैसले सुनाए और ढंग से जांच की। लेकिन उनको डर, कांग्रेस की तरफ डर ये है कि जो धांधलबाजियां न हो, कुछ इस तरीके का कुछ ये न हो, इसको लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। लेकिन कांग्रेस साथ ही ये भी कह रही है कि जनता के भरोसे, जनता जो भरोसा था जो भाजपा पे, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि महिला उत्पीड़न पे इस समय, भ्रष्टाचार पे, अन्य बहुत सारे मुद्दे जो कांग्रेस उठा रही है, तो उस पे लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रही है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस जनता के बीच जारी है और पंचायत चुनाव में जोर लगा रही है जितने से ज्यादा हो उतने पंचायत सदस्य जो है भाजपा के हों, क्योंकि आने वाले 27 में भी ये भविष्य तय करेगा कांग्रेस का कि जो है कहां पे अटक पाएगी कांग्रेस और क्या सत्ता में आ पाएगी या अटक जाएगी, जैसे पिछले 2 पंचवर्षीय से अटक रही है। इसी को लेकर लगातार कांग्रेस ये जोर लगा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पंचायत सीट निकाल पाए। जी, बहुत शुक्रिया सतीश ये जानकारी देने के लिए। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन आयोग पूरी तरह सतर्क है। चुनाव को प्रभावित करने वाली खबरों पर भी निगरानी रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही विकास भवन पौड़ी में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि आयोग के निर्देशों के तहत जिला स्तर पर यह व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी भ्रामक या भड़काऊ खबर चुनाव प्रक्रिया स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। जनपद के सभी 15 विकास खंडों में निगरानी टीमें सक्रिय हैं जो खबरों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी खबर से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है तो उसे आयोग के संज्ञान में लाया जाएगा। इसके बाद आयोग आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ये क्योंकि इलेक्शन में किसी भी रूप से प्रभावित करना इलेक्शन को नेगेटिव रूप में उचित नहीं होता है। इसके लिए जो आयोग के निर्देश थे कि पेड न्यूज़ के लिए कमेटी बनाई जाए, तो उसी के निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बना लिया है जिसमें कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और सभी कर्मचारियों को विभिन्न ब्लॉक भी बांट दिए गए हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई भी पेड न्यूज़ आदि की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उसका यहाँ पे जो उसको देखकर उसकी आख्या आयोग को भी भेजे जाने के लिए इस कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। तो आई एम श्योर कि आगे आने वाले समय पे इस प्रकार की जो भी शिकायतें होती हैं उनका उचित निस्तारण किया जाएगा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा जोर शोर से चल रही है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा में अटूट श्रद्धा के नज़ारे तो हर ओर देखने के लिए मिल ही रहे हैं। इसके साथ ही कांवड़ मेला पॉलिटिकल प्रचार और राष्ट्रभक्ति के संदेश का मंच भी बना हुआ है। प्राचीन काल से ही कांवड़ यात्रा श्रद्धा और अटूट आस्था का बड़ा पर्व रही है, लेकिन समय के साथ कांवड़ यात्रा के स्वरूप में बदलाव भी होता दिखा है। इस साल कांवड़ यात्रा में अलग अलग राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से जुड़े लोगों के अपने नेताओं को प्रमोट करने के नज़ारे भी दिखे। यूपी के बरेली से आए 4 कांवड़िए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के फोटो और सपा का झंडा लगी कांवड़ लेकर रवाना हुए। युवकों का कहना है कि उन्होंने 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को सीएम बनाने की मंशा से कांवड़ उठाई है। वहीं हरियाणा का एक कांवड़िया पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत किसान नेता देवीलाल चौधरी को अपना आदर्श बताते हुए पिछले 20 सालों से हरे रंग की कांवड़ में गंगा जल भरकर रवाना हो रहा है। भगवान की भक्ति के इस आयोजन में कुछ कांवड़िए राष्ट्रभक्ति और सेना की शक्ति को भी बढ़ चढ़ कर दर्शा रहे हैं। कांवड़ मेले में ऑपरेशन सिंदूर की नायिकाओं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को समर्पित कांवड़ लेकर दिल्ली का एक कांवड़िया हरिद्वार से निकला। वहीं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की कांवड़ के जरिए सेना की शक्ति का एहसास कराने वाली कांवड़ भी मेले में नजर आई। उनके लिए ही लेके जा रहा हूँ ताकि हमारे देशवासी को पता लगे। हमारे इसमें है कि हमारी महिला भी सब कुछ कर सकती है, चाहे वह आदमी हो या लेडीज हो। हमारे सेना के लिए सब बराबर होता है। मन मेरे में आई थी कि हमने इतना बड़ा ऑपरेशन करा है, उसके थ्रू मैं लेके आया हूँ कि आगे जाके कांवड़ पे ही लेके जीत जाऊँ मैं। जब से मैंने कुछ जीवन में सीखने को मिला है, मैं जब से ही और आज तक पूजनीय था देवीलाल को अपना भगवान मानता हूँ।
और सभी शिव जी कावड़ लेकर के आते थे। मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने भगवान की कावड़ लेकर के आऊं, और काफी वर्षों से 20-21 साल हो गए मैं लगातार पूजनीय ताऊ की कावड़ लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि ये किसानों के मसीहा थे। इन्होंने गरीब का, मजदूर का, किसान का, व्यापारी का, सभी का भला किया इन्होंने। और जो बुढ़ापा पेंशन थी वो भी परम पूजनीय ताऊ जी ने बांधी। जसपुर में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, तो वहीं आज उप जिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान और क्षेत्राधिकारी काशीपुर दीपक सिंह ने उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर शहर तक कावड़ियों के गुजरने वाले रास्तों का निरीक्षण किया और साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी को रास्ते में साफ सफाई और रात्रि में रोशनी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान ने बताया कि आज क्षेत्राधिकारी काशीपुर और नगर पालिका अधिकारियों के साथ कावड़ रूट का निरीक्षण किया गया, जहां सभी व्यवस्था ठीक है और जहां जहां सफाई की आवश्यकता है, रोशनी करने की और सफाई की और झाड़ियां काटने की, उसके लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि रात्रि में सफाई प्रतिदिन की जाए और जहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं है वहां प्रकाश की व्यवस्था की जाए। इसके लिए अलावा सड़क क्षेत्र में जहां अतिक्रमण है या दुकानों को आगे बढ़ा दिया है, उन्हें भी अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया है और रास्ते में जितनी भी मांस और मीट की दुकानें हैं उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सीओ साहब के साथ और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके साथ और नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया है कांवड़ जो हमारा रूट है, और उसमें व्यवस्था हमारी ठीक है, कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, सफाई भी अच्छी है। जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है कुछ पॉइंट्स पर प्रकाशमान करने की या सफाई करने की या कुछ स्थानों पे झाड़ी इत्यादि काटने की, उसके संबंध में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है और ईओज़ को स्पेशली इसमें बता दिया गया है कि कांवड़ यात्रा क्योंकि प्रारंभ हो चुकी है तो रात में इसकी सफाई प्रतिदिन करें और जहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था करेंगे। हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में कावड़ियों की उपद्रव घटनाएं रुक नहीं रही हैं। देर रात हरिद्वार के अपर रोड पर हरियाणा के कावड़ियों ने भयंकर बवाल काटा। मामूली बात पर हुई कहासुनी के बाद युवकों ने चश्मे और घड़ियों की दुकान में तोड़फोड़ कर डाली। लाठी डंडों से लैस बवालियों ने दुकान पर इस कदर डंडे बरसाए कि दुकान पूरी तरह तहस नहस हो गई। इतना ही नहीं, उपद्रवी कावड़ियों ने दुकानदार पर भी हमला किया। घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जब चश्मे खरीदने को लेकर दुकानदार से हुए मामूली झगड़े के बाद युवक पहले तो वहां से चला गया और उसके थोड़ी देर बाद दूसरे युवकों के साथ लाठी डंडे लेकर आए और बवाल काटना शुरू कर दिया। घटना से हरिद्वार मेन बाजार के दुकानदारों में दहशत बनी हुई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने हरियाणा के 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शिवगंगा गेस्ट हाउस अपर रोड के पास एक दुकानदार की कावड़ियों के समूह से कहासुनी हुई, जिसमें घटना जो है मामूली रूप से सामान को खरीदने के लेन देन से प्रारंभ हुई थी और उसके पश्चात जो कावड़े द्वारा इस घटना को जब कार्य किया जा रहा था तभी पुलिस को सूचना मिली और पूरी सूचना पर पुलिस ने वहाँ मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाई तथा 2 कावड़ियों को गिरफ्तार किया। इसमें जो उनके अन्य साथी शामिल हैं उनको भी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने की आशंका जताई है। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क नजर आ रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि उत्तराखंड जोन 4 और 5 जोन में है। इसके मद्देनजर उत्तराखंड में IIT रुड़की के सहयोग से भूदेव ऐप डेवलप किया गया। भूकंप आने के पहले वो सावधान करेगा। उन्होंने बताया कि जब कहीं भूकंप आता है तो 2 तरह की तरंगें निकलती हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी वेव की स्पीड 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। भूकंप आने के बाद प्रदेश में लगे सेंसर इसे कैच करते हैं और सूचना भेजते हैं। इसके बाद कंट्रोल रूम से जिन लोगों के पास भूदेव ऐप है उस पर मोबाइल पर मैसेज जाता है कि सावधानी बरतें और जब तक सेकेंडरी वेव पहुंचती है ये समय मिल चुका होता है कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सेंसर की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहे हैं और सभी से अनुरोध है कि भूदेव ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। माननीय विधायक जी अभी आए थे ऑफिस में, उनके द्वारा पूरी घटना से अवगत कराया गया। वैसे मेरे पास पहले भी जानकारी मिल गई थी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से। उसमें पहाड़ी से मलबा आया, पत्थर आया और कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया गया है। बाकी जिनके मकान टूटे हैं उनको मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है और रहने की व्यवस्था की जा रही है।
माननीय विधायक जी द्वारा ये अवगत कराया गया है कि ऐसे ऐसे उनका मकान नुकसान जो हुआ है उसमें मुआवजा की मांग की गई है, विस्थापन के लिए कहा गया है, एक्सपर्ट की टीम भेजने के लिए कहा गया है और जो लोग जिनका मकान टूटा है उनको रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। उसके लिए जिले को निर्देश जारी किया। नगर निगम देहरादून ने इस वर्ष हाउस टैक्स में बेहतर कार्य किया है। निगम आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि समय समय पर हाउस टैक्स की समीक्षा की जाती है, जिसमें टैक्स की क्या वर्तमान स्थिति है, कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, इसका आकलन देखा जाता है। बताया कि प्रथम तिमाही में दिए गए लक्ष्य अनुसार नगर निगम देहरादून द्वारा 25% गृह कर की वसूली का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में पा लिया है और पिछले वर्ष की पहली तिमाही से 43% की अधिक वसूली इस वर्ष की प्रथम तिमाही में की गई है, जिसमें करीब 22 करोड़ का राजस्व मिला है। साथ ही बताया कि जो बकायेदार हैं उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का कार्य है उसमें नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 75 करोड़ का लक्ष्य रखा है अपने लिए और इस बार जो हमारा जीआईएस सर्विस का डेटा कहता है उसमें कई हमारी संपत्तियां हैं लगभग 1,62,000 के करीब जो कि अभी तक रजिस्टर नहीं हो पाई हैं। तो इनके रजिस्ट्रेशन पर भी नगर निगम लक्ष्य लेकर चल रहा है और साथ ही साथ जो हमारा पहली तिमाही का कलेक्शन है वो लगभग 22 करोड़ 83 लाख के करीब हुआ है। और पहली तिमाही में क्योंकि अप्रैल के माह में छूट भी दी जाती रही है नगर निगम के स्तर से पारंपरिक रूप से, तो ये 20% की छूट के आधार पर लगभग हमने अपने क्वार्टरली टारगेट को एक्सीड किया है और ये पिछले वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही की तुलना में लगभग 43% अधिक है। तो टीम के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने लक्ष्य को इस बार एक्सीड करें और जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के दायरे से फिलहाल बाहर हैं उनको हम इस दायरे में सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ें। जानमाल का खतरा बने 35 गिरासू भवनों को हर हाल में जमींदोज किया जाएगा। इसके लिए विधिक राय लेकर रास्ता निकाला जाएगा। यह बात नगर निगम की प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने कही। प्रशासनिक प्रमुख ने कहा कि जो मामले अदालत में चल रहे हैं उनमें अदालत की शरण लेकर समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि गिरासू भवनों के मामले में नगर निगम समय समय पर नोटिस जारी करता है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है। कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। नगर निगम अब अदालत के माध्यम से ही इन भवनों को गिराने का रास्ता निकालेगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मामलों में अदालत से जनहित में कार्रवाई की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में नियमानुसार प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, क्योंकि ज्यादातर भवन इस हालत में है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान कई ऐसे लैंडस्लाइड जोन हैं जहां पिछले कई सालों से ऐसी आपदा आती है जिसमें जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है। इन सब में सबसे ज्यादा घातक डेंजर जोन बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सिरोबगढ़ लैंडस्लाइड जोन है, जहां पिछले 60 सालों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जबकि इस लैंडस्लाइड जोन पर आज तक कोई भी ट्रीटमेंट कारगर साबित नहीं हुआ है, जिसके चलते प्रशासन ने सिरोबगढ़ लैंडस्लाइड जोन से पहले एक पुल बनाने का भी काम शुरू किया था, जो किसी तकनीकी वजह से बंद करना पड़ा था। जहां अब इस डेंजर जोन से पहले बाईपास का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, जिससे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा मिल सकेगी। सोमवार को विभागीय सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी विभागीय सचिव के साथ हुई चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। सिरोबगढ़ में क्योंकि काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, उसी के क्रम में भारत सरकार ने इसका एक बाईपास सैंक्शन किया था। उसमें 3 पुल बनने थे और थोड़ा सा पोर्शन रोड का था। पहला पुल बना लेकिन उसमें टेक्निकल कोई डिफेक्ट आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो उसमें टीम वगैरह भारत सरकार ने भेजी थी, उन्होंने विजिट करके अपनी रिपोर्ट दी थी, उस पर फाइनल डिसीजन हो गया है। तो उस पर पुल में माइनर कुछ करेक्शन करके उसको स्टार्ट करा जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पुल था वो उसको बनाया जाना है और एक थर्ड पुल था जिसपे काम स्टार्ट करके बीच में रुक गया था, तो उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये काम हम लोग जल्दी कर लेंगे। आज भारत सरकार सचिव जो हमारे भारत सरकार के हैं मिनिस्ट्री के, वो भी उन्होंने भी रिव्यू किया था 4 धाम रोड पे, तो उस पर भी ये बात आई थी। तो उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक ये तीनों पुल का काम कंप्लीट किया जाए और इसको चालू किया जाए।
देवप्रयाग के ठीक सामने पौड़ी जिले से लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। बता दें जिसमें करीब 6 से 7 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। लैंडस्लाइड वाला एरिया भले ही पौड़ी जिले में पड़ता हो, लेकिन ये देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत आता है। लैंडस्लाइड में 2 व्यक्ति भी घायल हुए हैं। वहीं देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने आपदा सचिव से मुलाकात की और मुलाकात कर आपदा प्रभावितों की मदद को लेकर एक पत्र भी सौंपा है। साथ ही जिनके मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था की मांग की है। विधायक विनोद कंडारी ने लैंडस्लाइड से प्रभावित परिवारों के विस्थापन की मांग की है। वहीं आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि जो प्रभावितों के उचित की मदद की जाएगी। साथ ही आपदा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लेगी। द्वारा एक क्लैरिफिकेशन प्रार्थना पत्र लगाया गया था, जिसकी आज सुनवाई हुई। सुनवाई उपरांत हमारे विद्वान अधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता द्वारा हमें जो है परामर्श और विधिक राय प्रदान की गई है, जिस विधिक राय के क्रम में आयोग द्वारा सम्यक विचार उपरांत जो हमारी आगे की कार्रवाई है सिंबल अलॉटमेंट की, ये 2 बजे से लेकर आज 6 बजे तक किए जाना, और जो सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई आज शेष रह जाएगी उसको कल प्रातः 8 बजे से प्रारंभ करते हुए कार्य समाप्ति तक किया जाना है। मानसून की दस्तक के बाद से ही उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। एक तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कई मार्ग बाधित हुए हैं, तो वहीं मैदानों में भी भारी बारिश के चलते वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आ रही है। हालांकि इस साल मानसून सीजन के दौरान अब तक पिछले साल की अपेक्षा नुकसान काफ़ी कम हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड में इस साल मानसून की दस्तक के बाद से ही पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से अब भी कई मार्ग बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से अब तक 24 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस दौरान भारी बारिश के चलते मवेशी और फसलों के भी नुकसान की खबर है, जिसका आकलन किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।